में 8 में आ रहा था मेरे ख्याल में। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम करनाल से लगातार आपको वो कवरेज दिखाते हैं जो लगातार आप तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि सरकार की जब भी कोई कमियां उजागर होती हैं उसके ऊपर विपक्ष क्यों नहीं बोलता। विपक्ष के जो नेता हैं, करनाल के असंध से विधायक हैं शमशेर सिंह गोगी, जो कि विधायक है, उनसे एक बार बातचीत करते हैं कि आखिर वो इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं, जो आजकल ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष एक किस्म से चुप्पी साधे हुए है, लेकिन सरकार की ओर से हर बार बचाव किया जाता है। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है IBN 24 पर। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि अक्सर जब भी सरकार की कोई कमियाँ दिखानी होती हैं, बतानी होती हैं, तो विपक्ष की ओर से कोई बड़ा चेहरा सामने नहीं आता। अक्सर देखने को यही मिलता है कि विधायक शमशेर सिंह गोगी असंध से उठकर करनाल आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सवाल उठाते हैं। ऐसा क्यों है? भाई, करनाल मेरा ज़िला है और जब मैं छोटा सा था ना 72 में, उससे पहले भी करनाल आता था। 72 से तो मैं यहीं पढ़ा, यहीं रहा जी। तो करनाल में अगर शमशेर सिंह गोगी विधायक होने के बाद आता है तो क्या दिक्कत है? और शमशेर सिंह गोगी से भारी आदमी कौन है उरे? तो ये शरीर के हिसाब से भी कह रहा हूँ मैं जी। लेकिन बात ये है कि हम हर मुद्दा उठाते हैं और हर जो कमजोरी है इनकी उसको उठाते हैं, इन तक पहुंचाते हैं, जनता तक पहुंचाते हैं। इनको इस बात की तकलीफ़ है, लेकिन असली बात क्या है कि कौन सा ऐसा मुद्दा है पिछले 6 साल में कोई ऐसी जांच का नाम बताओ जो घपला हुआ है, उसकी जांच हुई है, उसकी रिपोर्ट आई। जीरो टॉलरेंस है ना। जीरो टॉलरेंस तो जांच पे बैठेगी, करप्शन पे तो बैठी नहीं। लोग पूछते हैं कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के प्रति है या भ्रष्टाचारियों के प्रति है, ये नहीं समझ आ रहा लोगों को। नहीं, जीरो टॉलरेंस तो जांच के प्रति है। जब जांच का रिजल्ट ही नहीं आएगा तो इसका मतलब भ्रष्टाचारियों के प्रति है। टॉलरेंस तो यहाँ मतलब लफ्ज भी यूज नहीं हो सकता। करप्शन तो करनाल, जहाँ CM खुद है, करनाल ज़िले में ही इतनी करप्शन है कि यहाँ पे मेरे को एक पता चला है, आप इसकी जांच करना कि ग्राउंडे थाने में 1-2 भाइयों का झगड़ा है ज़मीन का। जिस ज़मीन का झगड़ा ही नहीं है उसके ऊपर 145 लगा दी और ये पता लगा पैसे का रौला था। पैसे मांगे जा रहे थे, उन्होंने दिए नहीं। मतलब जिस ज़मीन पे झगड़ा है वहाँ तो कानूनन तौर पे अगर कोई खतरा हो भी यहाँ झगड़ा हो जाएगा, कोई मर ना जाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती हो, तो 145 लग सकती है। लेकिन जिस ज़मीन के ऊपर कोई दरखास्तबाजी नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, मनमानी चल रही है, ऐसा मैंने सुना है। आप जांच करो इसकी, आप जाके ग्राउंडे थाने में पूछो जी भी ऐसे 145 कहाँ लगाई है आप। तो विधायक जी, जैसे आजकल आप जानते हैं कि हरियाणा में रजिस्ट्रियों का जो काम है वो रोक दिया गया है। कल जब मुख्यमंत्री जी से सवाल किया गया कि भ्रष्टाचार के आरोप विपक्ष लगा रहा है, क्या कारण रहा कि रजिस्ट्रियों का काम रोका गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, काम तो इसलिए रोका गया कि अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। क्या कुछ आपको लगता है, अखबारों में रोज़ ये मामले आ रहे हैं कि गुड़गांव, फरीदाबाद, इवन करनाल, सोनीपत का भी नाम आ रहा है कि बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ, जो कॉलोनाइजर है उन्होंने गलत तरीके से रजिस्ट्रियाँ करवाई हैं, लेकिन सरकार उसमें कहीं ना कहीं बचाव कर रही है और विपक्ष को ही घेर रही है कि विपक्ष तो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है, इसलिए उन्हें हर चीज़ में भ्रष्टाचार नजर आता है। मैं कहता हूँ कि पिछले 6 साल में 250 से 300% तक लोन बढ़ गया हरियाणा के ऊपर। जब बजट पेश हुआ तो हरियाणा के एक बच्चे पे 80,000 से ज़्यादा कर्जा है जो पैदा होता है। तो क्या ये अपग्रेडेशन है? अपग्रेडेशन तो वो होती है जो सुधार किया जाए। शायद मुख्यमंत्री जी को इसका मतलब अपग्रेडेशन किसको कहते हैं मेरे को पता नहीं। मेरे हिसाब से तो सुधार को अपग्रेडेशन कहते हैं। यहाँ तो हर सिस्टम फेल हो रहा है। आप पैडी घोटाला देख लो, अब गेहूं का कितना बड़ा नुकसान हुआ। कच्ची मतलब परचेज सेंटर बनाए गए, कितनी गेहूं ख़राब हुई है और आज जितनी गेहूं स्टॉक में लगी हुई है, आप उस गेहूं को दोबारा से आज चेक करवा लो, अगर उसमें कितनी गंदी गेहूं मिलेगी और कितनी डिपुओं में गंदा आटा मिल रहा है। हर जगह शिकायत है। और जितने डेवलपमेंट के काम हैं पंचायत में, मैं असंध हल्के की तो मैं हर चीज़ की शिकायत चीफ सेक्रेटरी तक कर चुका हूँ और DC के पास भी शिकायतें हैं। सिरसी गांव के सरपंच के खिलाफ इतने करप्शन के केस हैं, इंक्वायरी हो चुकी है, रिपोर्ट आ चुकी है उसको सस्पेंड करने की, उसके खिलाफ FIR दर्ज कराने की, लेकिन DC साहब उसको ठंडे बस्ते में लेके बैठे हैं क्योंकि राष्ट्रभक्तों का दबाव है। ऐसे ही बड़ौदा गाँव में
जो वहाँ का वोटर ही नहीं है वो वहाँ के सरपंच बना है, उसकी भी इंक्वायरी होकर रिपोर्ट आ गई, प्रूफ आ गया, ऑर्डर कर दिया डीसी ने ऑर्डर कर दिया खुद ही कि इसका वोट रद्द किया जाए क्योंकि ये नकली वोट है, और उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं। क्या यही राष्ट्रभक्ति है? इसके पीछे यही है कि भ्रष्टाचार है, और उस भ्रष्टाचार को कौन कर रहे हैं? ये राष्ट्रभक्तों की सरकार कर रही है, और उसी को दबाने के लिए ये सारे काम जो है वो मैं खुले तौर पे कहता हूँ कि डीसी हो सकता है एज ए मैन अच्छा आदमी हो, लेकिन एज ए डीसी उसने संविधान की शपथ ली है, और उस शपथ को पूरा करने के लिए ऐसे किसी भी जो गंदे काम घटिया काम लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना उसका पहला धर्म है। अगर वो संविधान की सही शपथ लेके काम कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो फिर उसकी जिम्मेदारी है, उसकी ज़मीर ही उसको बता सकती है। सर एक और सवाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि मुख्यमंत्री जी ने सीएम विंडो बनाई थी, लोगों को उम्मीद थी कि हम मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेंगे नहीं, सीएम विंडो पर शिकायत देंगे, हमारी शिकायत का निवारण होगा। हाल ही में कुछ ऐसे मामले आए हैं कि जिन अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें थी, शिकायतकर्ता को बिना जांच में शामिल किए उन अफसरों ने ही उन रिपोर्ट्स को फाइनल कर दिया। आपको क्या लगता है कि यानी कि कोई सुनने वाला देखने वाला अंधेर नगरी क्या चल रहा है? ये भी विपक्ष के तौर पर आप सवाल उठा सकते हैं कि अगर इस तरह की सीएम विंडो होती है इससे अच्छी तो वो बंद हो जाए। आप तो सीएम विंडो की बात कर रहे हो, उसके ऊपर एक निगरानी कमेटी बनी थी, वो भी साथ पूछनी चाहिए आप। वो तो आरएसएस और बीजेपी के आदमी थे। जितना भ्रष्टाचार अफसर कर रहे थे वो निगरानी कमेटी भी उसमें शामिल होगी, उन्होंने और बढ़ा दिया हो। तो सीएम विंडो काम कैसे करेगी? सीएम विंडो पे रिपोर्ट करने वाले जो थे, जो निगरानी कमेटी के लोग थे, उनकी जांच कराओ कितनी, वो कहते हैं मड्डी दो, मड्डी, रिश्वत नहीं कहते हो, उनका ये लफ्ज है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, मड्डी मांगते हैं वो रिपोर्ट करने के लिए। और एक ही आदमी की रिपोर्ट मेंबर कुछ कर देता है, चेयरमैन कुछ कर देता है। और करप्शन के नाम पे जो आप कह रहे हो कि ये सीएम विंडो, ये तो छोड़ो, हमारे असंध की म्यूनसिपल कमेटी की पिछले 1 साल से मीटिंग नहीं हुई। क्या डीसी की जिम्मेदारी नहीं है? अगर ये लोकतंत्र है और वो इलेक्शन जीत के आए हैं, सारे एमसी जो है जोर दे रहे हैं, दबाव दे रहे हैं, सारा डेवलपमेंट का काम रुका हुआ है, जो हुआ है उसके अंदर जितनी करप्शन है मैंने डीसी को लिख के दिया है, कोई मेरे को अपडेट नहीं है। मतलब एमएलए को ये बताना भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते कि हम उसकी जांच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ, एक गरीब औरत है, उसने 6 महीने असंध हॉस्पिटल में काम किया, 6 महीने के बाद ना उसको तनख्वाह दी, ना उसको हटा दिया। उसकी कंप्लेंट आई, मैंने लिख के भेजी, पहली कंप्लेंट तो गुम ही होगी, दोबारा फिर लेटर पैड पे लिख के दिया मैंने अपने आधिकारिक तौर पे, दोबारा दी। अभी तक उसका भी मेरे को पता नहीं क्या जांच हुई उसकी और कहाँ पड़ी है वो। मतलब जो कागज़ सरकार के दफ्तर में दे दो, अब सबसे यहाँ पे तो डीसी को दिया जाएगा, और डीसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एमएलए से बात करे। एमएलए भी शायद बीजेपी वालों से बात करते ही होंगे। बीजेपी के तो मैंने पीछे सुना है भाई, जो एमसी और मंडल अध्यक्ष हैं उनसे भी कोरोना में मीटिंग करी, लेकिन एमएलए तो हम भी हैं, हमारे को जनता ने बना के भेजा है, हमारे से तो 2 महीने हो गए, बात भी करना ठीक नहीं समझते हो। पीछे सीएम साहब ने एक चिट्ठी बताया जा रहा है लिखी थी कि विधायकों की जो बात है अफसर सुने। आपको लगता है कि अफसरशाही कहीं ना कहीं बेलगाम है, जो सरकार है उसका पूरे तरीके से जो नियंत्रण होना चाहिए अफसरशाही के ऊपर नहीं है? यही कारण है कि बीजेपी के विधायक भी यही आरोप लगाते हैं, आप विपक्ष में आप भी यही आरोप लगा रहे हैं कि जो अफसर है वो सुनवाई नहीं करते। देखो, 2 तरह की बात है, एक लेजिस्लेटिव है, एक एग्जीक्यूटिव है। सही में जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके हिसाब से लेजिस्लेटिव के अंडर एग्जीक्यूटिव काम करती है, लेकिन आज एग्जीक्यूटिव हावी है, और जितने भी ये लोग हैं ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। अगर संविधान में टोटल काम एग्जीक्यूटिव के सारे चल सकता होता तो एग्जीक्यूटिव वालों को पब्लिक सर्वेंट नहीं लिखा जाता वहाँ। बिल्कुल ठीक है। लेजिस्लेटिव वालों को पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं लिखा जाता। हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो पब्लिक सर्वेंट हैं, लेकिन भीख का कटोरा लेके हमें उनके सामने खड़ा होना पड़ता है, और वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। इस सरकार में
लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास शुरू है, संविधान को ख़त्म करने का प्रयास शुरू है और उसका मुख्य कारण अफसरशाही भी बनती जा रही है और अफसरशाही को मौका मिला है तो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। सर, आपने लोकतंत्र और संविधान की बात की। आपको ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया था। विपक्ष ने इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया, यानी कि मुख्यमंत्री जी ने भी दावा किया था जब वो करनाल आए थे कि 24 से 48 घंटे में बैन खोल दिया जाएगा। बैन नहीं खुला और अंत में शरण में जाना पड़ा हाई कोर्ट की और वहीं से हमें यानी कि सोशल मीडिया को फिर से चलाने की अनुमति मिल पाई। क्या लगता है आपको कि इस तरह के जो निर्णय हैं क्या वो अनदेखी में किए जा रहे हैं, बिना सोचे समझे किए जा रहे हैं, सलाहकार ठीक नहीं है, या जो आपने संविधान की और लोकतंत्र की बात कही वही कहीं ना कहीं सच है कि लोकतंत्र को एक किस्म से दबाने का, कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा लोग और विपक्ष आरोप लगाते रहे हैं? ये कोई स्वाभाविक नहीं है, ये आरएसएस और बीजेपी की सोच का नतीजा है, एजेंडा है ये। वो उनके एजेंडे में स्ट्रेटजिक तौर पे वो लोकतंत्र को और संविधान को ख़त्म करने का तरीका ढूंढ रहे हैं। सबसे पहले मैंने वीडियो डाली थी भी सोशल मीडिया को बंद करना लोकतंत्र की ख़त्म करने की तरफ पहला कदम है। मीडिया को ही आप ख़त्म कर रहे हो, लेकिन मीडिया में भी ऐसे बहुत बड़े बड़े जो बड़े बड़े हाउसेज हैं वो बिके हुए हैं। मैं बिल्कुल मतलब ओपनली जिम्मेदारी के साथ ये इल्ज़ाम लगा रहा हूँ कि गोदी मीडिया क्या है। जब मीडिया के आप लोगों ने यहाँ पे कुछ रेप केस हो गए थे जी, कुछ और घोटाले हुए, आप लोगों ने ज़्यादा उठा दिए। जो नेशनल चैनल बड़े बड़े हैं वो तो उसको उठाते नहीं, उनके पास तो चिट्ठी आरएसएस के दफ्तर से आती है भी ये बोलना ये नहीं बोलना। आप लोग उठाते थे, आप पे बैन लगाया, हमने विरोध किया और कांग्रेस के ही लोगों ने फिर उसके बाद ये हाई कोर्ट में जाके इसको करवाया। हम तो पहले दिन से इसका विरोध कर रहे हैं। बात ये है कि इस देश में जनता लोकतंत्र चाहती है कि नहीं चाहती है, अब जो जनता को फैसला करना है, क्योंकि जनता जो है आखिर जनता ने ही गलती की है, वोट दे के इनको बनाया है। तो सर आपको याद होगा कि बीजेपी के जो सांसद हैं उन्होंने 2019 के चुनावों में एक बात कही थी कि हम लंबे समय के लिए राजनीति में आए हैं, ऐसा भी हो सकता है 2024 में चुनाव ना हो। इसके एकदम बाद जो अमित शाह हैं, जो भाजपा के अध्यक्ष थे उस समय में, आजकल गृह मंत्री हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि हम 50 साल तक सत्ता में रहने के लिए आए हैं। ये क्या जो दोनों बयान हैं, सोशल मीडिया पर बैन और इस तरह की जो हरकतें हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये उन्हीं बयानों से जुड़ा हुआ काम है या वो अलग थे या उनमें इस तरह की कोई बात नहीं? यही मैं पहले कह रहा हूँ, ये आरएसएस और बीजेपी की सोच का हिस्सा है। वो नहीं चाहते कि लोकतंत्र रहे, वो चाहते हैं कि हमारा राज हो। ये जो राष्ट्रवाद का एक इन्होंने मतलब झुंझुना पब्लिक को थमा रखा है और उनको गुमराह कर रखा है। राष्ट्रवाद तो एक देश के अंदर बहुत सारे हो सकते हैं। धर्म के नाम पे भी राष्ट्रवाद हो सकता है, जाति के नाम पे भी राष्ट्रवाद हो सकता है, स्टेट वाइज रीजनलिज्म के नाम के भी राष्ट्रवाद हो सकता है, लेकिन लोगों को इन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद के नाम पे बकाया हुआ है और उसी वजह से इनको राज मिला। और ये चाहते हैं ऐसा जैसे चाइना में है, जैसे अब रशिया में हो गया, ये भी उसी रास्ते पे हैं। इनकी दोस्ती देखो इजराइल के साथ है, ट्रंप के साथ है। ये इस सिस्टम में चाहते हैं कि ये लोकतंत्र ख़त्म हो। ये कोई मतलब किसी ने गलत बयान नहीं दिया, वो तो ओपनली कह रहे हैं। समझना तो जनता को है। मैं तो पहले कह रहा हूँ कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा कि लोकतंत्र में रहना है या राजतंत्र में रहना है, वरना तो ये पूरा मध्यम वर्ग को आज के दिन जो देश के हालात हैं उसको मध्यम वर्ग को ही लेबर बनाना चाहते हैं। चंद बड़े बड़े हाउसेज को फ़ायदा पहुँचाने के लिए उनको लेबर सस्ती मिले और उनका काम चले। अभी आप कोरोना में देख लो, कोरोना महामारी में क्या क्या हो रहा है और क्या इलाज हो रहा है। जब सारी दुनिया घूम रही है तो महामारी एक्ट लागू क्यों है? वो भी ख़त्म होना चाहिए। जब हम आत्मनिर्भर हो गए, हमें कोरोना के साथ ही जीना है, तो फिर महामारी एक्ट हमारे ऊपर क्यों थोपा गया है? जाति करने के लिए। और इतने बड़े बड़े सीएम सिटी के अंदर रेप केस हो रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा। इससे ज़्यादा गंदगी और हो नहीं सकती। और जब इतिहास लिखेगा तो मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप उस बात को, आगे वाली बात को भी याद रखो, नहीं तो इतिहास याद करेगा कि फलां टाइम में ये होया था और उसको दबाया गया था और दबाया जा रहा है। सर आखिरी सवाल है मेरा, 2014 से पहले 10 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही,
लोगों को ऐसा लगता था, लोगों ने ये समझकर बीजेपी को वोट किया कि करनाल के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, पानी जगह जगह भर जाता है। कमेटी चौक के हालात आपने देखे ही होंगे। 2014 के बाद जब मुख्यमंत्री जी बने तो दावा किया गया कि हम 5 साल में करनाल की व्यवस्था बदल देंगे, और व्यवस्था कुछ इस तरह से बदली गई कि अभी कुछ ही यानी कि दिन पहले कुछ घंटे की बारिश में फिर से उतना ही पानी था। छोटे छोटे जो बच्चे हैं या बड़े लोग हैं, युवा हैं, वो पूछ रहे थे कि 20-20 साल में भी अगर व्यवस्था नहीं बदली तो सीएम सिटी का आखिर फ़ायदा क्या? आपको क्या लग रहा है कि बजट बहुत आ रहा है, पैसा पूरा खर्च किया जा रहा है, गेट करोड़ों रुपए के बनाए जा रहे हैं, उसके बावजूद अगर व्यवस्था नहीं बदल रही तो दिक्कत और समस्या कहाँ लग रही है आपको? जब आप गरीब को घर नहीं दे सकते, जब आप गरीब को रोटी का इंतजाम नहीं कर सकते, तो गेट बनाने की क्या ज़रूरत है? क्या मूर्तियां लगाने से हमारे घर दाने आएंगे? आप जो काम डेवलपमेंट का, रोटी कपड़ा और मकान का तो इंतजाम करो। अगर ये पहले कहते थे ये तो कांग्रेस की कमी है, अब तुम्हारा क्या है? स्मार्ट सिटी बन गया करनाल, कितना शोर मच रहा है, स्मार्ट सिटी बना देंगे। तो अगर स्मार्ट सिटी में भी पानी भर रहा है, आप भी वहीं रह रहे हो, मैं भी रह रहा हूँ। अभी तो एक ही दिन की बारिश हुई है। बारिश तो अभी आगे होगी। बारिश तो एक छोटा सा मुद्दा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं कहता हूँ सबसे ज़रूरी है इस सिस्टम को दुरुस्त करना, और सिस्टम तब दुरुस्त होगा जब यहाँ के जो नौकरशाह हैं बड़े बड़े और नेता हैं, दोनों की नीयत साफ़ होगी और करप्शन से दूर होंगे। जब तक ये दोनों बेईमान हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं, उनके लोग कहते हैं कि उन जैसा जो भक्त आदमी है, उन जैसा यानी कि अच्छा व्यक्ति, साधु आदमी कभी मिलेगा नहीं हरियाणा को, उन जैसा ईमानदार आदमी नहीं मिलेगा। इसमें शक है आपको कुछ? देखो, मेरे को किसी व्यक्तिगत में टिप्पणी नहीं करता जी, लेकिन अगर मान लो कोई भैंस या गाय दूध ना देती हो, कोई घर बांधता ही आप सड़कों पे फिरती है ना हो। यहाँ करैक्टर का मोल नहीं है, कर्म का मोल है। आपने किया क्या है उसकी कीमत पड़ेगी। करैक्टर कैसा है वो उनका व्यक्तिगत मामला है। बड़े आदमी हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छी बात करते हैं, वो एक अलग मसला है। लेकिन जहाँ तक लोगों के विकास की बढ़े की बात है, मैं कहता हूँ कि आज के दिन हालात ये हैं कि देश में जो सोशल वेलफेयर के नाम से स्टेट होती थी, वो स्टेट तो हमने कोरोना महामारी में देख ली भी कितनी वेलफेयर स्टेट है। जितने पैसे संस्थाओं ने लगाए हैं, लोगों को लंगर खिलाया है, आप पता कर लेना, चाहे आरटीआई में मांग लेना, और मैं विधानसभा में ये बात पूछूंगा भाई उन लिस्टों के बदले में सरकारी खजाने से कितना पैसा निकाल लिया गया। सरकार ने तो एक पैसा खर्च नहीं किया, किसी को रोटी नहीं खिलाई। खुद सरकार के कर्मचारियों ने भी गुरुद्वारे और राधा स्वामी सत्संग और सारी जगह से खाना खाया, उसके भी पैसे टोटली 100% इनका फेलियर है। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन जो ना काम करें तो उसके बाद फिर लोग भूखे ही मरते यहाँ। और अब भी जो जिन्होंने किया है उनकी लिस्ट ले ली गई है उनसे, और वो देखना आप एक दिन, जैसे यहाँ पुलिस में टीएडीए का नहीं कई करोड़ का घपला हुआ, ऐसे ही ये भी लिस्ट के पैसे निकलेंगे बाहर, ये भी निकलेंगे। हाँ, ये जीरो टॉलरेंस है ना, तो जीरो टॉलरेंस राष्ट्र भक्तों के ऊपर लागू नहीं होती, बाकी सब पे है। बाकी सब पे है। तो ये थे असंध से विधायक शमशेर सिंह गोगी। खुलकर हमला किया ना केवल मुख्यमंत्री पर, बल्कि जो व्यवस्था सरकार ने बना रखी है उसके ऊपर भी सवाल ये भी उठाए कि आखिर जो राष्ट्रभक्ति है क्या वो इसी काम आती है कि ज़ीरो टॉलरेंस उन लोगों के ऊपर की जाए जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई हो। और चुनौती के साथ ये भी बात कही कि अगर कोई आरटीआई में किसी भी तरह की जानकारी मांगेगा तो पता लग जाएगा कि कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने अपने फंड से कितना पैसा खर्च किया, और ये भी पता लग जाएगा कि जो सामाजिक संस्थाएं उनका जो रोल है वो कितना अहम रहा। वहीं अगर जब बात हमने लोकतंत्र और संविधान की इसके भी उन्होंने खुलकर आरोप लगाते हुए कहा कि कहीं ना कहीं जो इस तरह के सोशल मीडिया पर बैन जैसी बातें, 50 साल तक सत्ता में रहेंगे, 2024 के चुनाव नहीं होंगे, इस तरह के जो बयान है ये उसकी तरफ बढ़ाया हुआ पहला कदम है, जिसे जनता को समझने की ज़रूरत है। आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ना केवल शेयर करें बल्कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि असंध के विधायक शमशेर सिंह गोगी ने जो जवाब दिया उससे आप कितना संतुष्ट हैं। धन्यवाद।